नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो दिखाता है आपको खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। भारत माता ये सिर्फ शब्द नहीं, हिंदुस्तान का अभिमान है। ये सिर्फ पंक्ति नहीं, प्रेरणा है। जब हम भारत माता कहते हैं तो हर देशवासी इस माता की संतान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। जिम्मेदारी भारत माता की आन बान और शान बढ़ाने की। इसीलिए संयोग नहीं है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का जो विशेष स्मारक सिक्का जारी किया, उस सिक्के के एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ भारत माता की एक भव्य छवि गढ़ी गई। संघ के प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री पद की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत माता वाले इस सिक्के को ऐतिहासिक बताया। पहले पीएम मोदी का एक बार बयान सुनिए और फिर आपको बताते हैं कि भारत माता की इस छवि के पीछे कैसा परिश्रम रहा है, कैसी परिकल्पना रही है और इसके क्या मायने। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। इसका अर्थ है ये मेरा नहीं है, ये सब राष्ट्र का है। और इसके ऊपर दाहिनी ओर 3 स्वयंसेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से नतमस्तक दिखाया गया है। और सबसे प्रमुख तौर पर अगर इस सिक्के में कुछ दिख रहा है तो वो है भारत माता की तस्वीर। संघ के 100 साल पूरे होने पर जारी किए गए स्मारक सिक्के पर भारत माता की छवि सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं रखी गई, इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों मायने। वैसे धरती मां को, या यूं कहें कि धरती को मां मानने की जो परंपरा है वो हिंदू धर्म में हमेशा से रही। जन्मभूमि को सबसे ऊंचा दर्जा देने की सोच हमारी सभ्यता के पुरातन मूल्यों में से एक है। लेकिन भारतीय राष्ट्र के मानवीकरण की शुरुआत, यानी कि अपने देश को देवी स्वरूप में देखने की शुरुआत स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम और फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर की 1905 में बनाई गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग जिसमें कि भारत माता की छवि को गढ़ा गया था, इन दोनों चीजों ने भारत माता को, या यूं कहें कि भारत माता की छवि को जन चेतना के केंद्र में ला खड़ा किया। स्मारक सिक्के पर यही प्रतीक मुद्रा डिजाइन में पेश किया गया है और यह बताता है कि देश अब इस सांस्कृतिक रूपक यानी कि चिन्ह को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर रहा है। अब जरा इसकी टाइमिंग देखिए और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। आज नवमी है, आज शक्ति और देवी आराधना का पर्व है और आज ही के दिन भारत माता की छवि सिक्के पर सामने आई। यानी देखा जाए तो एक तरीके से मातृभूमि को देवी स्वरूप मानने वाली परंपरा की सांस्कृतिक गूंज है, एक ऐसी गूंज जो आज और तेज हुई है। यहां एक बात और गौर करने वाली, और वो ये कि भारत माता की छवि देखकर आप ये मत सोचिएगा कि दुनिया में हम इकलौते देश हैं जो राष्ट्र का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, यानी अपने देश को देवी देवता या इंसान के रूप में देखते या पूजते हैं। दुनिया में बहुत सारे और लोकतंत्र हैं जो अपनी करेंसी पर अपने राष्ट्रीय मूल्यों को व्यक्ति चित्र के रूप में छापते हैं। फ्रांस की मैरियन, ब्रिटेन की ब्रिटानिया,
अमेरिका की लेडी लिबर्टी, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि राष्ट्रीय मूल्यों और विचारों को ऐसे ठोस प्रतीक के रूप में पेश किया जा सके जिसके साथ लोग आसानी से जुड़ सके। यह अलग बात है कि राष्ट्र को माता के रूप में, जननी के रूप में सम्मान देने की इस परंपरा को कई बार बेवजह मजहबी चश्मे से देखा जाता है, उस पर विवाद खड़ा किया जाता है। सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाले इसे राष्ट्रीय चेतना का हिंदूकरण कहकर इसका विरोध करते हैं। लेकिन सच यह है कि राष्ट्र की वंदना की परंपरा दुनिया के कई देशों में है और कई मुस्लिम बहुल देशों में भी है। सिर्फ भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में ही भारत माता की वंदना नहीं है, जिसमें राष्ट्र की कल्पना मां के रूप में की गई है। बहुत सारे मुस्लिम बहुल देश, बल्कि यूं कहें कि दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, वहां का राष्ट्र गीत भी कुछ इसी तरीके से है और वो भी कुछ इसी तरीके की बात कहता है जो वंदे मातरम कहता है। इंडोनेशिया के राष्ट्र गीत की पंक्ति जान लीजिए, इंडोनेशिया तान्हे आयरकू तान्हे पुंपहा ताराई, मतलब इंडोनेशिया मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, वही भूमि है जिसके लिए मेरा लहू और मेरा जीवन है। वंदे मातरम से जो इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसकी जो पंक्तियां हैं वो सोचिए कि कितनी अलग है। आप खुद सोचिएगा। फिर यहां पर जो वंदे मातरम को लेकर जो विवाद किया जाता है उसके मूल में क्या है, उसकी वजह क्या है। और इस बहस में एक बात और गौर करने वाली है कि भारत माता की यही छवि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबको एकजुट करने वाली छवि थी। यही वंदे मातरम गाते हुए हर धर्म और मजहब के लोग अंग्रेजों की लाठियां हंसते हंसते खा लेते थे। लेकिन आजादी के बाद इसी वंदे मातरम और भारत माता की छवि को राजनीति का औजार बना लिया गया। और बहुत मुमकिन है कि ऐसे ही लोग इस सिक्के को देखकर भी एक अलग तरह की बहस छेड़। लेकिन यहां एक बात और है जिसको गौर करना चाहिए कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बल्कि फारसी, उर्दू, ऐसे भी शब्द आपको मिल जाएंगे, इन भाषाओं में भी ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो कि धरती को या अपनी जन्मभूमि को माता के रूप में देखते हैं। शब्द है मादरे वतन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी तो यही है, मातृभूमि, जन्मभूमि। और यह शब्द बताता है कि जिन देशों में या जिन इलाकों में ये भाषाएं बोली जाती होंगी, यानी कि अरब देशों में, वहां भी राष्ट्र को मां के तौर पर देखने की सोच रही होगी, तभी तो यह शब्द है। इसीलिए फिलहाल इस विवाद को छोड़िए, इसकी संस्कृति देखिए, इसकी सांस्कृतिक गहराई देखिए। हमारे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदू धर्म के जो मौलिक, जो उसकी सोच है, उसमें धरती को मां के रूप में मानने और पूजने की परंपरा रही है। और हमारे वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस सब में धरती को मां के रूप में उन्हें माना गया है। अथर्ववेद में तो कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहं पृथ्व्या, मतलब भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यजुर्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है, नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्या, मतलब माता पृथ्वी यानी कि मातृभूमि को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। वाल्मीकि रामायण में भी जो कहा गया उसको भी जानिए, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। बहुत ही लोकप्रिय, बहुत प्रचलित श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और अवनींद्रनाथ ठाकुर, इनकी बात तो मैंने आपको बताई ही कि कैसे उन्होंने वंदे मातरम के जरिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ में उन्होंने लिखा वंदे मातरम, वहां से कैसे मां की वंदना, या यूं कहें कि एक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक तरीके से जयघोष बन गया। और उसी तरीके से अवनींद्रनाथ ठाकुर की जो भारत माता की तस्वीर थी, वो कैसे छवि वो इस देश के जो देश प्रेमी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके दिलों में बस गई। और कैसे सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग इस राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बने
और कैसे उन्होंने इस स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाई। साल 1936 में बनारस में शिव प्रसाद गुप्त उन्होंने भारत माता का बाकायदा मंदिर बनवाया था और जिसका कि उद्घाटन खुद महात्मा गांधी ने किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर भारत माता की आकृति वाले 100 रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया। हमें उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम इस सिक्के को लेकर और भारत माता की इस छवि को लेकर अब कम से कम कोई राजनीतिक विवाद नहीं होगा। तो क्लियर कट में वक्त है दूसरी खबर का और आपको ये बताते हैं कि आखिरकार किस डर से यूरोप बना रहा है द ग्रेट वॉल। तो चीन की दीवार के बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है कि कई लोगों ने दीवार देखी भी हो। धरती की सबसे लंबी दीवार को बनाने के पीछे चीन का मकसद विदेशी हमलावरों से बचाव करना था। अब यूरोप के कई देशों ने भी कमोबेश इसी तरह की दीवार बनाने की सोची और मकसद भी वही है, यूरोप को हमले से बचाना। फर्क इतना है कि चीन ने जमीन के रास्ते आने वाले हमलावरों से बचने के लिए दीवार बनाई थी और यूरोपीय देश आसमानी हमलों से बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है, अनोखा फैसला किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने अपनी पूर्वी सीमा पर ड्रोन वॉल बनाने का ऐलान किया है, ड्रोन वॉल, और जिसका मकसद यूरोपीय देशों से जो देशों को रूस की तरफ से जो ड्रोन हमले हो रहे हैं या होने का जो खतरा है उससे बचना। यानी यूरोप में रूस के ड्रोन से इस कदर खौफ है कि कई देशों ने मिलकर ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसे लेकर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें ड्रोन वॉल को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। और ये इसलिए क्योंकि पोलैंड ने दावा किया कि 9 और 10 सितंबर की रात को 19 रूसी ड्रोन उनके एयर स्पेस में घुस आए, जिनमें से कुछ को तो मार गिराया गया था लेकिन बहुत सारे वापस लौट गए। पोलैंड की तरह ही रूस के कई और पड़ोसी देश हैं, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं, जिसके बाद यूरोप के पूर्वी बॉर्डर पर ड्रोन वॉल बनाने का फैसला किया गया है। वैसे ड्रोन वॉल होगा वो कोई ईंट सीमेंट से बनी हुई दीवार नहीं होगी और नहीं ये कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा, बल्कि एक तरह का एक डिफेंस सिस्टम है। और एक काम कैसे करेगा जरा उसको समझिए। तो जिस ड्रोन वॉल की बात की जा रही है वो एक तरह से एंटी ड्रोन तकनीक है। एक ऐसी तकनीक जो पूर्वी यूरोप के देशों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन के दाखिल होते ही एकदम से अलर्ट हो जाएगा और घुसपैठ करने वाले ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। इसमें रडार, जैमर, सेंसर वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और जिसके जरिए एयर स्पेस में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी डिटेक्ट किया जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि उसको खत्म किया जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग को 5 साल होने वाले हैं और इसके फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खत्म होना तो दूर, युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। पोलैंड समेत कई देश रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ से बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए यूरोप के कई देशों ने रूस के ड्रोन हमले से बचने के लिए सब मिलकर एक ड्रोन वॉल बनाने का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना नहीं है। नेटो चीफ मार्क रूट ने इसको लेकर एक और वजह बताई, जरा उनको सुनिए। तो नेटो प्रमुख का यह कहना है कि कुछ $1,000 के ड्रोन के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाई गई मिसाइलें बर्बाद करने का कोई तुक नहीं है। और यह बात सही भी है कि यूरोप के जो यूरोप के लोग कह रहे हैं या यूरोप के देश जिस बात को समझ रहे हैं वो हाल के सालों में जो दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर जंग चल रही है उससे उनको इस बात की समझ हो गई है कि भाई ये जो ड्रोन्स हैं जिसकी कीमत कुछ हजार रुपए हमारे अगर अपनी करेंसी में देखें तो, अगर उनकी करेंसी में देखेंगे तो कुछ $100 ही होंगे, कुछ 100 पाउंड ही होंगे, और हमारे करेंसी में देखें तो भी कुछ $1,000 के हैं, ये कुछ हजार रुपए के ड्रोन्स होते हैं। लेकिन वो नुकसान आपको बहुत ज्यादा कर सकते हैं और इसलिए मजबूरी में आपको उन्हें मारने के लिए अपनी मिसाइलें चलानी पड़ती है और उन मिसाइलों की कीमत कई करोड़ में होती है। और यह बात हिंदुस्तान भी अच्छी तरह समझ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज
ये कर कर दिखा चुकी है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई जिसे पूरी दुनिया ने देखा। खास बात यह है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले ज्यादातर ड्रोन स्वदेशी थे और इसमें MR-20 लॉजिस्टिक्स UAV, LMS यानी कि लो कॉस्ट मिनिएचर स्वार्म ड्रोन, हार्पी और इजराइल से खरीदा गया स्काई स्ट्राइकर कामिकाजी ड्रोन, ये सब शामिल थे। और इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किए गए। पाकिस्तान के की तरफ से छोड़े गए जो ड्रोन थे उनको भी हमने मार गिराया। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद भी पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान खौफ में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। आने वाले दौर में देश के हर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इससे भी बड़ी तैयारी की जा रही है और जिसको तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ही भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने एक बड़ी एक्सरसाइज की और अंबाला में हुई इस ड्रिल में टैक्टिकल ड्रोन का बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान आसमान में सेना ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ाए। बाकायदा 2 टुकड़ियों ने युद्ध की तरह ड्रोन से बम गिराए। 2 दिन तक चली इस एक्सरसाइज में सेना ने इंद्रजाल नाम के एक ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक है। और ये ड्रोन सिस्टम रात के अंधेरे में भी देश की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन को डिटेक्ट करके हवा में ही उसको गिरा देता है, मार गिराता है। इस ड्रोन को हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। तो सेना किस तरीके से आधुनिक होती जा रही जो वॉरफेयर है, जो युद्ध की तकनीक है, उसमें अपने आप को सिद्धस्त करने में जुटी हुई है, हम उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगाइए कि एक तरफ ड्रोन देश में ही बन रहे हैं और दूसरी तरफ हर पैदल सेना बटालियन में असली ड्रोन प्लाटून शामिल किया जा रहा है। सैनिकों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन एक्सपर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और जो जरूरी भी है, क्योंकि वो दौर बीत गया जब सिर्फ टैंक और तोप से ही युद्ध लड़ा जाता था, जब फाइटर प्लेन और बड़े बड़े मिसाइलों से युद्ध लड़ा जाता था। जो मौजूदा दौर है उसमें मिलिट्री ड्रोन ने कई युद्धों का परिणाम बदल के रख दिया है। खास बात यह है कि ड्रोन ताकतवर होने के साथ साथ किफायती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और यूरोप जो ड्रोन वॉल बनाना चाहता है उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके पीछे भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्रोन की जो कीमत होती है वो 10 से 20 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर आप बहुत हाईटेक ड्रोन बनाते हैं या एक हाईटेक ड्रोन इस्तेमाल करते हैं तब। कुछ ड्रोन तो इससे भी सस्ते हो सकते हैं। वहीं अगर एक मिसाइल देखी जाए तो वो 2.5 करोड़ से लेकर 34 करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है उसमें। यानी जितने में एक मिसाइल तैयार होगी उतनी रकम में कई ड्रोन तैयार हो जाएंगे, बल्कि ड्रोन की एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी। और यही वजह है कि मिलिट्री ड्रोन युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर हथियार बनकर सामने आए हैं। आधुनिक युद्ध में इसकी उपयोगिता टैंक और तोप से कहीं ज्यादा देखी जा रही है। दुनिया के सभी देश अपने बेड़े में ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री ड्रोन शामिल करने में जुटे हुए हैं और कई देश पहले से ही अपने सैन्य बेड़े में ड्रोन को एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर शामिल कर चुके हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ड्रोन बेड़ा है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा UAV है। वहीं तुर्की के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रोन बेड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य ड्रोन वाले देशों में पोलैंड तीसरे नंबर और पोलैंड के पास 1,000 से ज्यादा ड्रोन्स का एक जखीरा है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 650 मिलिट्री ड्रोन के साथ भारत इस लिस्ट में 6ठे स्थान पे है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में देश ने ड्रोन तकनीक में जबरदस्त तरक्की की है और ये तरक्की जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पहले जमाने में युद्ध जहां शरीर और दिमाग से लड़े जाते थे, आमने सामने की लड़ाई में लड़े जाते थे, टैंक, तोप और हवाई जहाज और मिसाइलों से लड़े जाते थे, तकनीक के इस जमाने में अब ड्रोन एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। और जिस देश के पास जितनी मजबूत तकनीक, उसकी युद्ध में जीत की गारंटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो वक्त है क्लियर कट में अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि क्या वाकई में देश के 2 राज्यों में कफ सिरप ने मासूमों की जान ले ली।
तो अक्टूबर की एंट्री के साथ ही ठंड की आहट महसूस होने लगी है और ऐसे समय में सर्दी, खांसी, बुखार एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके इलाज में नन्हे मासूम बच्चों की किडनी फेल हो जाए, उनकी मौत हो जाए, इसकी कल्पना भी डरा देने वाली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के बांसवाड़ा, भरतपुर, सीकर ऐसे जिलों में से ऐसी खबरें आ रही है जिसने सरकारी मशीनरी में एक तरीके से हड़कंप मचा दिया है। पिछले 15 दिनों में एमपी के छिंदवाड़ा से 7 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि कई बच्चे वहां के सरकारी अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। राजस्थान में भी 2 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है, कई बच्चे बीमार हैं। भरतपुर और सीकर में भी एक मौत हो चुकी है, जबकि बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 7 बच्चों का इलाज चल रहा है। एमपी के छिंदवाड़ा से राजस्थान के तीनों जिले 711 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, लेकिन हर जगह बच्चों की मौत की जो वजह है वो एक ही है। इलाज के दौरान बच्चों का यूरिन बंद हो गया, यानी कि पेशाब बंद हो गया और फिर उनका बेहोश हो जाना। और जब जांच हुई तो पता लगा कि शरीर में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या यूं कहें कि जानलेवा स्तर तक बढ़ गया। और फिर उसके बाद किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हो जाना। इन चौंकाने वाली मौतों का कनेक्शन प्राइवेट डॉक्टर से लेकर सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिए गए कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। और आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे। 21 तारीख को उन्होंने ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नज़र आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई थी। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। तो ये महिला छिंदवाड़ा के न्यूटन चिकली इलाके में रहने वाली है और 4 सितंबर को अपने बेटे अदनान को इन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 7 सितंबर को किडनी फेल होने से उसकी मौत हो गई। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कफ सिरप दिया गया था। न्यूटन चिकली के अलावा छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में 6 बच्चों की इसी तरीके से मौत हुई। इसी के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन डीएस, इन दोनों को बैन कर दिया। इन दोनों कफ सिरप के मॉलिक्यूल मरने वाले बच्चों की किडनी में पाए गए थे। इसके बारे में नवभारत के संवाददाता मकरंद काले ने भोपाल के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर मनीष शर्मा से बात की और उन्होंने जो बातें बताई वो अलग से, अगर आप सुनेंगे तो अलग ही चौंकाने वाली बात है। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉन डीएस ये 2 कफ सिरप हैं। इसमें ग्लिसरीन का एक मॉलिक्यूल यूज होता है जो बॉडी में जाके रिएक्ट कर सकता है। किस तरह का रिएक्शन होता है और क्या नुकसान होता है अगर ये अप्रूव नहीं है? जैसे बताया कि ग्लिसरीन हर प्रकार के प्रोडक्ट में होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण से ये बॉडी में जाके कॉम्प्लिकेशन प्रस्तुत करता है, तो इसलिए ग्लिसरीन से नहीं घबराना है। वो जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है उन दोनों को अपने को उपयोग के लिए हम लोग को नहीं लेना चाहिए। ये 2 कफ सिरप सप्लाई हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, मानक हैं कि अमानक? अब जैसा ये बता रहे, प्राथमिक जांच में पता चला ये अमानक इनका था मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए इनका सेल हम लोग यहाँ पर अपने भोपाल में भी इसको रुकवा देंगे। तो भोपाल के चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं कि भोपाल के सरकारी अस्पताल में इनकी सप्लाई नहीं है। भोपाल में प्राइवेट मेडिकल शॉप पर जहां ये बिक रही होंगी वहां इसे बंद करा दिया जाएगा। सवाल तो यह है कि अगर कफ सिरप अमानक था, यानी कि सब स्टैंडर्ड था, तो मध्य प्रदेश के मेडिकल शॉप पर ये कैसे बिक रही थी? छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में ये कैसे पहुंच गया? और इन्हें प्रमोट करने वाले डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई हुई? इन्हें बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्शन बैच की जांच क्यों नहीं की गई? उन्हें हरी झंडी कहां से मिल रही है? इन सवालों का जवाब तलाशा जाना बाकी है। आखिर इन दोनों कफ सिरप ने 7 बच्चों की बलि ले ली, और अगर यह सत्य है, अगर यही फैक्ट है, तो इसमें फिर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इसके गुनहगार हैं, उनका एक लंबा सिलसिला है। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 7 बच्चों की मौत के पीछे ये जो पूरी तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने क्या कहा था, एक बार उनको भी जरा सुनिए। तो उन्होंने कहा था कि जैसे रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उसकी
उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है, लेकिन अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। कब सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कब सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है ये तय है। तो राजेंद्र शुक्ल ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों की मौत की रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेज दी गई है ताकि सही कारण का पता चल सके। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कही कि ये जो कफ सिरप वाली बात कही जा रही है वो निराधार है। अब कांग्रेस इसी पर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रही है, पूछ रही है कि एक तरफ कलेक्टर दवाओं को बैन करा रहे हैं और दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। यह कैसे हो रहा है जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है। अगर आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं आई है तो राजेंद्र शुक्ल के इस बयान का आधार क्या है? यह वो सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। अब राजस्थान की रिपोर्ट आपको बताता हूं। वहां भरतपुर जिले के मलाह गांव में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4-4 साल के 2 बच्चों का सरकारी अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। सर्दी खांसी बुखार होने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र से दवाएं लेकर दी गई, जिसमें कि कफ सिरप भी शामिल था, और उसके बाद यह घटना हुई। क्या हुआ था? बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, कहाँ लेके गए थे आप? जो काम खांसी हुआ था डिस्पेंसरी ले गए थे। वहाँ क्या दिया गया? जो काम खांसी सिरप। फिर क्या हुआ? बेहोश हो गए थे, दवाई पिलाई थी वो। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। तीनों बेहोश हो गए थे? हाँ जी, 2 बच्चे मेरे थे। तो भरतपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं कि बच्चे के परिवार की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं दी गई थी, और राजस्थान के सीकर में भी एक बच्चे किसी तरीके से मौत हुई है, जबकि बांसवाड़ा में 7 बच्चे सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। भरतपुर सीकर की घटना के बाद बांसवाड़ा में आनन फानन में कफ सिरप जो है उसको बैन कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल में इस कफ सिरप की 50,000 बोतल की सप्लाई हुई थी, उसे होल्ड कर दिया गया है। जांच के लिए इसके सैंपल लिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी भी एक कहानी बहुत उलझी उलझी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है या जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका बयान कुछ और है, और जो राज्य के मंत्री हैं उनका बयान कुछ और है। इसलिए अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये जो बच्चों की मौत हुई है उसके पीछे असली वजह क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन सारे केसेस में जिस तरीके से ये जो कफ सिरप की भूमिका बताई जा रही है, इसकी बहुत गहराई से और पड़ताल जरूरी है, ताकि आगे इस तरह के सिरप की वजह से और बच्चों की जान खतरे में न पड़े। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।